हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है असेसमेंट अप्रोच। आकलन के उपागम कौन कौन से हैं, और आकलन के उपागम में आज हम सिर्फ करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन किया जाता है। जब असेसमेंट करते हैं, जब असेसमेंट की जो प्रक्रिया चल रही होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका लक्ष्य प्राप्ति क्या होता है? बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, उसने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको परखने के लिए हम आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितनी नॉलेज गेन की है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कितना था और उसके नॉलेज में कितना अब चेंजेस आया है। यह योग्यताओं का आकलन करने के लिए उपागमों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से उपागम हैं? आपके सिलेबस में पूछे गए हैं दो, फॉर्मेटिव और समेटिव। दो आपके पूछे गए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव, और आज हम करेंगे सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, ठीक है। तो चलिए फिर आज करेंगे फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब प्रक्रिया चल रही होती है, जब काम कुछ चल रहा होता है, जब हमारी शिक्षण पद्धति चल रही होती है, काम चल रहा होता है, जब बच्चों को सिखाया जाता है, उस दौरान जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव को हम कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन इसको कहेंगे, रचनात्मक आकलन हम इसको कहेंगे। बहुत सारे नाम हैं इसके, सिनोनियम बहुत सारे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब प्रक्रिया चल रही है, शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, जब वो असेसमेंट किया जाता है उस काम का, उस क्रिया का, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। FA का मतलब है यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। जब किसी भी शिक्षा योजना का उसके विकास स्तर के दौरान आकलन या फिर मूल्यांकन किया जाता है या फिर उसमें संशोधन किया जाता है, तो उसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। देखिए, जब कोई काम कर रहे होते हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पर हम बच्चों को जज करने के लिए, बच्चों की नॉलेज को जांचने के लिए बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई टॉपिक हम बच्चों से पढ़ा रहे हैं और बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड उनसे पूछ लिए, तो वो क्या होगा? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि पढ़ाते समय, उस क्रिया के करते समय हमने उनसे क्या किया है? क्वेश्चनिंग की है। उनके नॉलेज को जांचने के लिए हमने क्या किया? असेसमेंट किया है। हम बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं तो हम ये देखेंगे कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसको आंसर नहीं पता है तो हम अपना मेथड चेंज करेंगे। हम बच्चे को समझाने के लिए अपना मेथड, अपना तरीका चेंज करेंगे, और उसमें क्या होगा? संशोधन होगा, और बच्चे को हम जो नॉलेज देना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से दे पाएंगे। इस प्रकार के आकलन में जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर ही अधिगम कार्य प्रारंभ करने के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। यह आकलन परीक्षण, क्विज, घर का काम, अनुदेशन के प्रत्येक भाग के लिए तैयार किए गए मौखिक प्रश्नों आदि पर निर्भर करता है। हमने जो बच्चों से क्वेश्चनिंग की है, जो हमने बच्चों का असेसमेंट किया है, और उसका जो रिज़ल्ट निकला है, जो बच्चों ने फीडबैक दिया है, उसी के आधार पर हम आगे का कार्य स्टार्ट करेंगे। बच्चों को आगे पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो सकते हैं? क्विज़ भी हो सकती है, हम बच्चों को जो होमवर्क देते हैं ये वो भी हो सकता है, और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये सब इसका पार्ट है। इसमें साधारण रूप से मास्टरी परीक्षण होते हैं। मास्टरी परीक्षण कैसे होंगे? हमने एक क्वेश्चन बच्चे से पूछा, बच्चे को जवाब नहीं आया, तो हम दोबारा से उस बच्चे को अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर फिर भी उसको समझ में नहीं आया तो हम उसको दोबारा समझाएंगे, और तब तक समझाते रहेंगे जब तक बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड मास्टरी हासिल नहीं हो जाती। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मास्टरी लर्निंग। तो जब तक हम बच्चे को अच्छी तरीके से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं दे देते, जब तक उस बच्चे को उस टॉपिक का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो जाता, तब तक हम उस बच्चे को बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और ये सब कहाँ पर पॉसिबल होता है? वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इसमें साधारण रूप में मास्टरी परीक्षण होते हैं। इस प्रकार के आकलन और परीक्षण के द्वारा हम अधिगमकर्ता की अधिगम कठिनाइयों और अधिगम संबंधी कमजोरियों और अच्छाइयों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है, बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या उसकी वीकनेस है, सभी हम पता करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जिसका संबंध किसी विशेष विषय के प्रकरण के अधिगम और कार्य के सीखने से होता है। और इसमें अनेक परीक्षण भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन कौन से परीक्षण आएंगे?
ओरल टेस्ट हम बच्चे का लेते हैं। जब बच्चे का हम ओरल टेस्ट लेते हैं तो बीच में हम बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, ताकि जो हम बच्चों को सिखाने की का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को कितनी नॉलेज हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया, और बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी हमें आ गया, लेकिन बच्चों को समझ में आया नहीं है, तो इसलिए हम बच्चों से बीच में क्वेश्चनिंग करते हैं। यूनिट टेस्ट जो होते हैं, एक यूनिट ख़त्म होने के बाद हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और अगर कहीं पर यूनिट टेस्ट लेने के बाद हमें ये लगता है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चे अच्छे इस तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम दोबारा से उस यूनिट को रिवाइज़ करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चांस है। कंप्लीट उनका साल नहीं हुआ है, कंप्लीट उनका सिलेबस जो ईयर है वो नहीं हुआ है, क्लास कंप्लीट उनकी नहीं हुई है, तो हम सुधार कर सकते हैं, दोबारा से वो यूनिट, दोबारा से वो टॉपिक करा सकते हैं जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है। मंथली टेस्ट भी इसके अंतर्गत आएंगे, वीकली टेस्ट, डेली असाइनमेंट जो बच्चों को देते हैं, मतलब जहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं बच्चों के अधिगम में, जो बच्चों को हम समझा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो कहीं पर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी रियल लाइफ से ले लीजिए, आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप खाना बनाते हो, तो जब आप खाना बनाते हो तो आप असेसमेंट करते हो उस टाइम पर कि मैंने खाने में क्या क्या डाला है, सब्ज़ी में मैंने क्या क्या डाला है, नमक मिर्च सब ठीक है या नहीं, हम चेक करते हैं। और चेक करते टाइम जो आप असेसमेंट करते हो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। अगर सब्ज़ी में नमक कम है, आप जो बना रहे हो कुछ मीठा भी हो सकता है, उसके अनुसार जो भी आपने सामग्री डाली है, उसमें जो भी आपने उसमें मसाले डाले हैं, तो आप ये देखोगे कि कहाँ पर कमी है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो आप उसको तभी रिमूव करोगे, तभी कोई मसाला डालोगे, मीठा डालोगे, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप खाना बना रहे हो, तो आप उस टाइम पर वो प्रक्रिया चल रही होती है, उसी टाइम पर असेसमेंट करके उस चीज़ को रिमूव करोगे, इस कमी को रिमूव करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए इसकी विशेषताएं क्या होंगी, विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है, इस प्रकार का आकलन अधिगम कार्य शुरू करने या कार्य समाप्त करने से पहले ही संपन्न किया जाता है। जब हम बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और जब हम बच्चे को पढ़ा चुके होते हैं, कोई टॉपिक हमने एक क्लास में पढ़ाया है, जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज हम मैच करते हैं या जज करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज कितनी है, हमें जीरो से स्टार्ट करना है या फिर जहाँ तक बच्चों को नॉलेज है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। और वहाँ तक जब टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है, बीच में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, और जब टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चों ने उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान ग्रहण किया है। इस प्रकार के आकलन में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर ही अधिगम कार्य प्रारंभ करने के बारे में निर्णय लिया जाता है। जब हमने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड हमने बच्चों से क्वेश्चन किए, बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक आया है, हमें लगता है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने कम्प्लीटली सीखा है, समझा है, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है, यह अधिगमकर्ता के स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मंच प्रदान करता है। जब हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, बीच में ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपनी सक्रिय भागीदारी देंगे और ये सोचेंगे कि मैम बीच में पूछ ना ले, इसलिए क्या रहेंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे सीखने के लिए। चलिए उसके बाद है रचनात्मक आकलन में हम एक अधिगमकर्ता के अधिगम का समय समय पर यह जांच करने के लिए असेसमेंट करते हैं कि वह अपने अधिगम पथ पर क्या प्रगति कर रहा है। हम समय समय पर जांचते हैं, या तो वो वीकली टेस्ट हो सकता है, यूनिट टेस्ट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, होमवर्क हो सकता है, तो हम समय समय पर बच्चे को जांचेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, उसका आकलन करेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है। ठीक है, अगर बच्चा बहुत फास्ट सीख रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने अधिगम को, अपने जो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बच्चा एवरेज है और कोई बच्चा बिल्कुल स्लो लर्नर है तो हम उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यह अधिगमकर्ता को उसके अधिगम में होने वाली कमजोरियों, कमियों और कठिनाइयों की जानकारी प्रदान करता है। जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टॉपिक के बाद जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा
बच्चों को खुद अपनी कमज़ोरियों का पता चलेगा, अपनी कमियों का पता चलेगा और अपने लेवल का पता चलेगा कि बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है। उसके बाद है जो कुछ पढ़ाया जाना है उसकी परिकल्पना के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव की नींव पर विकसित होता है। जो टॉपिक हमें बच्चों को पढ़ाना है, पहले तो टीचर क्या करेंगे, उनके प्रीवियस नॉलेज देखेंगे कि उनकी प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, तभी हम आगे टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता की प्रतिक्रिया के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाता है। जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जो उनका फीडबैक आता है, उनके आंसर के बाद ही हम ये देखते हैं कि उनकी जो कमियां हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कौन से सब्जेक्ट में। मैथ में यूज़ होता है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें यूज़ होता है। जो हमारे साइंस सब्जेक्ट होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, असाइनमेंट हम तैयार करते हैं लैब में जाकर, उनमें यूज़ होता है। क्रियात्मक कार्य के क्षेत्र में और कंप्यूटर से किए जाने वाले कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है इससे विद्यार्थी को अपनी प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जब टीचर बच्चों का असेसमेंट करेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो बच्चों का फीडबैक भी आएगा और बच्चों को खुद भी पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद मेरिट क्या क्या होंगी फॉर्मेटिव असेसमेंट की। विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल के विकास में सहायता मिलती है। इस तरह के मूल्यांकन आकलन के साथ शिक्षक अधिगमकर्ता की आवश्यकता की पहचान करके उनके उद्देश्य या शैक्षिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। तो टीचर ये देखेंगे कि बच्चों की नीड क्या है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग एक टीचर क्लास में बच्चों का असेसमेंट करेगा या फिर उनके टॉपिक को क्लियर कराएगा। उसके बाद शिक्षक यह जानने में सफल होते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कहाँ तक बच्चों ने सीखा है। यह फीडबैक का पैरामीटर है जो छात्रों को यह जानने में सक्षम बनाता है कि वे क्या सीख रहे हैं और उसका कारण भी जानते हैं। क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कहाँ पर उनको कमियां आ रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है, सभी असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है और इसको हम सुधार भी सकते हैं। अगर कोई कमी होती है तो हम उस कमी को सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट में सुधार सकते हैं। उसके बाद है इससे योजनाएं बनाई जाती हैं और संशोधन की भी अनुमति दी जाती है। कार्यक्रम की योजना और लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने के भी अवसर इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्रक्रिया चल रही होती है, कोई काम कर रहे हैं, जो कोई शिक्षण अगर हो रहा है, अधिगम हो रहा है, तो वहाँ पर कमियों का पता चलता है और उन कमियों को हमें रिमूव करने का भी मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। उसके बाद है विद्यार्थी को और अधिक सीखने में मोटिवेट करता है। विद्यार्थी स्वयं अधिगम के लिए तैयार होते हैं और विद्यार्थी बहुत से संबंधी अपने जीवन से संबंधी कौशल भी सीखते हैं कि हमें खुद कैसे असेसमेंट करना है, हम कैसे अपनी कमियों को रिमूव कर सकते हैं, हम कैसे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए तो बस इतना ही। फॉर्मेटिव असेसमेंट हो चुका है, कल हम करेंगे समेटिव असेसमेंट और सिर्फ आपके 2 ही हैं आपके सिलेबस में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।